ओम शांति स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, जिसमें से आपको दो क्रिस्टलाइन फॉर्म का डिस्कस किया था, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कभी कभी क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो आप पहला पॉइंट दीजिएगा डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू कट द रॉक and the other hard substance. In other side, graphite is soft substance, that's why it is used as lubricant. जैसे आपको ग्रीस वगैरह लुब्रिकांट यूज़ करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर मशीन में यदि आप ग्रीस यूज़ करेंगे तो वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा, जल जाएगा। बट ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, अबाउट 2000 केल्विन का, इसलिए lubricant is used as a graphite is used as lubricant in high temperature machine। तो ये आपका दूसरा आप ये पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं, डायमंड डजंट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ग्रेफाइट को बोलते हैं कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको एज ए इलेक्ट्रोड भी हम लोग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप स्ट्रक्चर में दे सकते हैं, डायमंड हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन डायमंड ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 4 कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन द अदर साइड ग्रेफाइट में बोलेंगे, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 3 कार्बन एटम फॉर्म हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। लेयर बाय लेयर होता है, इसलिए इसका सॉफ्ट होता है, लुब्रिकांट यूज होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और चूंकि इसके स्ट्रक्चर में आपका रीजन छिपा है कि वाई इट इज नॉन मेटल बट इट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन में है, मेटल कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट आपको इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करती है। उसके पीछे रीजन यही है कि इन ग्रेफाइट इज कार्बन लिंक्ड विथ अदर 3 कार्बन एटम, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इसीलिए ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी में आप बात करेंगे, डायमंड का हाई डेंसिटी है, यानी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से आप 2 से 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ग्रेफाइट का डेंसिटी है। तो ये सब पॉइंट आप तमाम पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूजेज में आप बात कर सकते हैं कि डायमंड का यूज जो है, आपका रीजन बताया कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस को कटिंग मशीन में टूल होता है एक, और ज्वेलरी चूँकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी एक पॉइंट दे सकते हैं। डायमंड इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्रेफाइट इज ऑपिक थिंग्स, इसलिए डायमंड आपका कॉस्टली होता है, ज्वेलरी यूज होता है। तो इस तरह से ग्रेफाइट का आपको लेड पेंसिल बनाने में यूज होता है, क्ले या वैक्स के साथ मिक्स करके इसको लेड पेंसिल बनाया जाता है। ग्रेफाइट का एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से यूजेज है डायमंड का भी, उसी तरह ग्रेफाइट का भी। तो हम लोग आते हैं अब तीसरा एलोट्रॉप जो है आपका क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ही है कार्बन का, जिसको हम फुलिरीन बोलते हैं, फुलिरीन, ठीक है। तो आप इसके बारे में आप कुछ नोटेबल, ये रिसेंटली प्रिपेयर्ड है, फुलिरीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड आप लिख सकते हैं, फुलिरीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड एलोट्रॉप या एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कर दीजिए, कार्बन। तो इनिशियली माने फर्स्ट स्टेज में या इन स्टार्टिंग में ये कैसे ये बनाया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इन फर्स्ट it was prepared by action of laser beam on a sample of graphite in the vapor state.
सबसे पहले आपको, और बनाने वाला साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं, H.W. क्रोटो। नेक्स्ट साइंटिस्ट का स्मैली एंड रॉबर्ट कर्ट। अब ये सब साइंटिस्ट को इन 1996 में नोबेल प्राइज मिला है। अब आप इससे आप समझ सकते हैं कि ये फुलिरिन जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसको इजाद करने से या जिसके डिस्कवरी से आपका इसको नोबेल प्राइज मिला है आपको 1996 इस साइंटिस्ट को जो इन्वॉल्व था इसका। लेकिन लेटर ऑन इसको जो बनाने का आधार बनाया, लेटर ऑन फुलिरिन वेयर प्रिपेयर्ड बाय ग्रेफाइट से ही बनाया है, बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट, बाय हीटिंग ग्रेफाइट बाय स्ट्राइकिंग an electric arc in presence of inert gas, in presence of inert gas. ओके, इसका शेप क्या होता है फुलिरिन का, आप थोड़ा सा इसका बारे में केमिकली आपका क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। केमिकली फुलिरिन are formed by combination of large number of carbon atom, that is CN, large number of carbon atom linked together in cyclic form। यही है फुलिरिन एलोट्रॉप। जैसे आपको बताया कि डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से लिंक होता है टेट्राहेड्रली, और ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से लिंक करता है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। उसी तरह से आपका इसका भी फुलिरिन का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूमरस कार्बन एटम लिंक होता है। जो रिसेंटली आपको जो या मोस्ट कॉमनली नोन फुलिरिन लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमनली नोन फुलिरिन इज, या आर कर दीजिए, C60 और एक C70। ऐसे 80-85 का भी डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन मोस्ट कॉमन फुलिरिन जो है C60 और C70, मतलब कि 60 कार्बन लिंक टुगेदर इन रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। तो its shape just like its shape resembles that of a football, bucky ball। आप लिख सकते हैं its shape resemble बन उसके समान आता है, किसके समान होता है, resembles that of a football, that is bucky ball। सॉसर बॉल भी बोल सकते हैं इसको, बाकी बॉल। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो अभी हम जस्ट बता रहे थे, ये फुटबॉल के समान है। जैसे फुटबॉल होता है उसमें आप देखेंगे कि आपको हेक्सागोनल आपका कुछ रिंग होता है, रेगा रेगा रहता है, फिर इस तरह से कुछ पेंटागोनल होगा, कुछ हेक्सागोनल होगा, ये इस तरह से आपको बनेगा।
जैसे फुटबॉल में आपका जो आपको बीच बीच में आपको लाइनिंग जो नज़र आता है, तो उसमें आप गौर कीजिएगा, कुछ हेक्सागोनल कुछ पेंटागोनल इस तरह से आपका लिंकेज रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग शेप किसके आधार हम मैंने समान दिखाएं, बक्की बॉल जैसा। तो लेकिन आपका ये चीज़ आपको आश्चर्य लगेगा कि इस एलोट्रोप को खोजने वाला वो साइंटिस्ट है, लेकिन इसका नाम पड़ा है फुलेरीन। तो फुलेरीन जो है एक अमेरिकन रिनोन आर्किटेक्ट है जिसको बकमिंस्टर फुलर बोलते हैं। तो उसके रिगार्ड्स में इसका नाम दे दिया गया है, फुलर से फुलेरीन नाम रखा गया है। तो पेंटागोनल अमेरिका का जो आर्किटेक्ट करने वाला वही है, बकमिंस्टर फुलर है। तो उनके रिगार्ड्स में इस एलोट्रोप्स कार्बन का नाम रखा गया है फुलेरीन। तो चूंकि आपको जैसा बताया कि फुलेरीन जो है, आपको इसको इजाद करने वाला साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, मतलब कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज है। एज ए फुलेरीन जो है इंसुलेटर भी यूज करते हैं हम लोग, आपका एड्स थेरेपी और कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है। जो रेडियो एक्टिव C60O जो है कंपाउंड, आपको इसमें कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है, सर्जिकल में भी यूज होता है, एज ए पेंट में भी यूज है। बहुत तरह का यूज है इस फुलेरीन का। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना पाने के बाद लोग देखा कि इस एलोट्रोप का बहुत यूज है। आपका मेडिकल लाइन से लेकर आपका न्यूक्लियर वार में भी इस सब का यूज आता है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना है और नोबेल प्राइज कमेटी को इसको कंपेल हुआ इसको नोबेल प्राइज देने के लिए। एनीवे, आपको ये जान गया कि आपको मेनली दो एलोट्रोप जानते थे, ये कॉमन था ग्रेफाइट एंड डायमंड, लेकिन एक तीसरा एलोट्रोप कार्बन का है जिसको हम लोग फुलेरीन बोलते हैं। तो फुलेरीन आपको बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है फुलेरीन। तो और एक चीज़ जानना है कि जो आपका जो C60 है फुलेरीन C60, इसमें आपका 20 आपका जो है 6 मेंबर रिंग है जैसे हेक्सागोनल, और 12 जो है आपको 5 मेंबर रिंग है आपका। तो ये आपको था फुलेरीन के बारे में जानना। तो शॉर्ट में ये एक नोट्स था, आपको मैं बता दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है और वो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन जान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन जान लीजिए, तब फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल सब्सटेंस क्लासिफाइड on the basis of sources, some chemical substance obtained from the non-living thing minerals, तो उसको इनऑर्गेनिक बोला गया, और कुछ सब्सटेंस को आपको ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। तो अर्ली पीरियड में देखा गया जितने कंपाउंड, कुछ सम कंपाउंड्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल और नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको इनऑर्गेनिक, and some substance obtained from the living things like plant and animals, तो वो लिविंग ऑर्गेनिक से प्राप्त हुआ, इसलिए उस कैटेगरी का नाम उन्होंने साइंटिस्ट लोग रख दिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें बर्जिलियस का बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसको दो ग्रुप में बांटा था, वन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक, वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू मिलता है, बनता है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम रख दिया गया। और नेक्स्ट जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक से प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक नाम रख दिया गया। और उन्होंने ये ऑब्जर्व जब किया कि उस वक्त अर्ली पीरियड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली द कंपाउंड ऑफ कार्बन, कोई भी ऑर्गेनिक होगा उसका मेन कंस्टिट्यूएंट एटम जो होगा कार्बन होगा, यानी कार्बन कंपाउंड को भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन बहुत सा ऐसे कार्बन कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, तो इसको अभी हम जस्ट थोड़ा सा इसके द्वारा समझाना चाहते हैं। जब बर्जिलियस ने ये देखा कि सम कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म
एंड दैट इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड उन्होंने एक थ्योरी दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब, it always obtained from living organism. So in that time that scientists were very renowned scientists, so no any scientist dared and every scientist believed कि ये जो बोल रहा है वो सही बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि उस वक्त जो भी नोन था ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब लिविंग ऑर्गेनिक से प्राप्त था, प्लांट से प्राप्त था या एनिमल से प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्होंने सब लोग मान लिया था। और बर्जिलियस जो एक वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया, और अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब, माने उसको हम मैनुअली उसको हम बना नहीं सकते हैं, लैब में उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इट ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम द वाइटल फोर्स, सो इट इसी का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कोई सोचा भी नहीं, तो आपका साइंस में आपका हर ब्रांच डेवलप कर चुका था, इवन केमिस्ट्री भी डेवलप कर गया था इनऑर्गेनिक ब्रांच और फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक ब्रांच जो है आपको डेवलप नहीं था। क्योंकि लोग जान गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते थे, इसलिए इसका कंपाउंड बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन कुछ साल के बाद जो एक साइंटिस्ट का नाम था होलर, and that had been the student of the Berzelius, एक होलर नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक अमोनियम साइनेट जो है आपको नॉन लिविंग थिंग में आता है, मिनरल सब्सटेंस में आता है अमोनियम साइनेट, उन्होंने इसको लैब में अमोनियम साइनेट से कन्वर्ट किया इसको NH2CO and NH2 यूरिया में, जो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक दिन जब उन्होंने ये देखा कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बन जा रहा है, लेकिन इसके पहले लोग को यही बिलीव था कि यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लिविंग और एनिमल से प्राप्त होता है, तो जो बर्जिलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था वो ब्रेक कर गया, वायलेट हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। एक तरह से कह सकते हैं ये थ्योरी जो है ना बहुत बड़ा रुकावट बना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक ब्रांच को डेवलप करने के लिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन जैसे ही उसका स्टूडेंट होलर वन डे प्रिपेयर द यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट एंड अमोनियम साइनेट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रेक कर गया। कहने का मतलब कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना सकते हैं। देन द साइंटिस्ट स्टार्टेड टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस तरह से डे बाय डे और ईयर बाय ईयर आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सडनली बहुत बढ़ गया, यानी उसका फिर कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा बढ़ के आया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले सारे एलिमेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले मेनली कार्बन है, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का कंट्रीब्यूशन होता रहता है और हाइड्रोजन। तो फ्यू एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये सारे एलिमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है, और इसका डेवलपमेंट आपका 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला कुछ ही एलिमेंट है और सारा एलिमेंट आपको इनऑर्गेनिक बनाने वाला है, इसका डेवलपमेंट भी बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है। फिर भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एनहांस सडनली। इसका मेन जो रीजन जाता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। अब आपको आधार मिल जाएगा। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था कि हम लोग कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द यूनिक कैरेक्टर। आज आपने जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक क्या है और इसमें क्या हिस्ट्री था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेवलपमेंट बाद में हुआ। अब चूंकि जब बाद में हुआ तो इसकी संख्या बहुत सडनली बढ़ गया। अब उसका रीजन जानना चाहेंगे कि वाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एनहांस सडनली, जबकि आपका कुछ ही एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने
के लिए, और बाकी एलिमेंट सारे, बाकी मतलब क्या, सारे एलिमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन भी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ तो यहाँ कार्बन है ना, तो कार्बन का कंपाउंड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी तो है। तो कहने का मतलब कि सारा एलिमेंट इनऑर्गेनिक बनाता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला कुछ ही एलिमेंट है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, क्यों इसकी संख्या इतना बढ़ा, इसका रीजन मालूम हो जाएगा, और इसी में आधार भी आपको आ जाएगा कि हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानेंगे अलॉन्ग विथ नॉमेनक्लेचर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।